नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की, काले गेहूं की। इसको आप लोग पर्पल व्हीट भी बोल सकते हो, ब्लैक व्हीट भी बोल सकते हो, दोनों के नाम से ये जाना जाता है। अब देखिए, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुन रखी हैं, बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ रखा है, न्यूज़ में आप लोगों ने सुन रखा है। बहुत सारे इसके भ्रम फैलाए गए हैं कि भाई इसकी खेती करनी नहीं चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन ठीक नहीं होता है तो फिर उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं मिलती है, उसके दाम अच्छे नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कर लेनी चाहिए खेती, बढ़िया खेती होती है, अच्छा उत्पादन मिल जाता है, अच्छे दाम भी मिल जाते हैं, अच्छी मार्केटिंग भी है। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि इसके दाम अच्छे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, उत्पादन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारा टॉपिक आज का है कुछ टेक्निकल बातों पर। टेक्निकल बातों से मतलब है कि भाई ये जो कलर है इसका, वो कलर ऐसा क्यों है, किसने इसको डेवलप किया, किसके पास इसका पेटेंट है, कैसे इसको डेवलप किया, क्यों इसको डेवलप करने की ज़रूरत हमको लगी कि भाई इस तरह का भी गेहूँ बनाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप आज के माहौल को समझें कि आज का जो हमारा एनवायरनमेंट है, आज का जो हमारा रहन सहन है, जो खान पान है, उसकी वजह से कुछ बहुत ही कॉमन, हर किसी में ये बीमारियां आप लोगों को देखने को मिलती है। मुझे भी खुद को महसूस होने लगा है, जिसमें से आज की डेट में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है मोटापा। ये मोटापा आज की डेट में बहुत ज़्यादा पकड़ बनाता जा रहा है हर किसी में, क्योंकि हमारा रहन सहन ही ऐसा हो गया, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना पॉल्यूटेड हो गया कि बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही पनप रही हैं। उनमें से एक मोटापा बहुत बड़ी चीज़। उसके बाद हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। आप लोगों ने आजकल आए दिन सुनते हो कि नई नई उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। 40 साल 35 साल इन लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, जबकि हार्ट अटैक पहले आप सुनते थे कि भाई 70 साल का हो गया, कोई 75 साल का हो गया, तब जाकर उसको हार्ट अटैक की बीमारियां कभी कभी होती थी, लेकिन अब बहुत कॉमन हो गया। इसके अलावा बात करें डायबिटीज़, आप अपने परिवार में चेक करा लीजिए, अपन को खुद को चेक करा लीजिए, हर 5 में से एक दूसरा बंदा आपको डायबिटीज़ वाला मिल ही जाएगा। इसके अलावा कैंसर, ये भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक है एजिंग, उम्र बहुत जल्दी बढ़ रही है। 30 साल का लड़का, 35 साल की लड़की, मतलब ये जो बच्चे हैं आजकल बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जल्दी से चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। इन सब चीज़ों की एक वजह है, और सबसे बड़ी वजह है वो है फ्री रेडिकल्स। हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पॉल्यूटेड हो गया है, काफ़ी सारी रेडिएशंस हमारी बॉडी पर पड़ती हैं, अलग अलग पॉल्यूटेंट। हमारा जो खान पीन है वो भी अब इतना ज़्यादा शुद्ध नहीं रहा है, उतना ज़्यादा प्योर नहीं रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब आप कहोगे सर फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन वाले ऐसे एटम होते हैं जिनके अंदर अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जब ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनेंगे तो हमारी बॉडी की कोशिकाएं, हमारी बॉडी के जो सेल हैं, उन्हीं के साथ रिएक्ट करके हमारी सेल को ही नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ी चीज़ एजिंग बहुत जल्दी बढ़ती है, कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें इन फ्री रेडिकल से बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने का, इन फ्री रेडिकल्स को रोकने का तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका है एंटीऑक्सीडेंट लिया जाए। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा भी एंटीऑक्सीडेंट, ये शब्द। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन को रोक देता है, फ्री रेडिकल्स को प्रभाव को कम कर देता है, फ्री रेडिकल्स को बनने ही नहीं देता। तो ऐसा कौन सा केमिकल है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अगर सबसे बढ़िया अगर बात करें तो वो है एंथोसाइनिन। ये एक पिगमेंट है, आपने इसका नाम पहले भी कभी ना कभी सुना होगा, एंथोसाइनिन पिगमेंट। ये बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकता है। तो ये एंथोसाइनिन हमको कहाँ मिलेगा, बहुत सारे ऐसे फल हैं, बहुत सारे ऐसे कलर्ड फ्रूट्स हैं, रंगीन फ्रूट्स हैं, अपने फल हैं, जिनके अंदर एंथोसाइनिन भरपूर मात्रा में मिल जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, ब्लूबेरीज हो गया, ब्लैकबेरी हो गया। ब्लूबेरी ब्लैकबेरी चलो कई लोगों ने देखे ना हो, खाए ना हो, लेकिन जामुन तो आप सभी लोगों ने, ये गुलाब जामुन नहीं है, ये जामुन तो ये जामुन ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखे होंगे और खाए होंगे। ये बहुत अच्छे सोर्स है एंथोसाइनिन के। अच्छा, एक और बात बताई जाए भाई, जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, अगर आप समझते होंगे, जो अपनी जो मेडिकल टीम्स रहती हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूशन रहते हैं, वो हमेशा लोगों के लिए RDA की वैल्यू डिसाइड करते हैं कि भाई आपको ये चीज़ डेली की इतनी लेनी चाहिए, मिल्क डेली का इतना लेना चाहिए, वेजिटेबल डेली के इतने लेने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग तो जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है ये 2010 के डाटा के अकॉर्डिंग है। RDA जो वैल्यू है 2010 के अकॉर्डिंग कि हमको एंथोसाइनिन, मतलब अगर ये फ्रूट्स हमको खाने हैं तो एंथोसाइनिन हमको कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग 500 ग्राम एवरी डे,
यानी कि आपको हर रोज लगभग 500 ग्राम ऐसे कलर्ड फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, तब आपको भरपूर मात्रा में एंथोसायनिन मिल पाएगा जो आपकी बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म कर सके। तो 500 ग्राम तो बहुत होते हैं, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। अब हमारी इंडिया के अंदर आप समझ सकते हो कि उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब एक मेजोरिटी जो है वो उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो डेली के 500 ग्राम आधा किलो फल खा सके, वो भी ऐसे ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी जो भी सीजनल होते हैं। कई लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, खाना तो बहुत दूर की बात है। जामुन भी चलो खा लेगा, लेकिन जामुन आपको हर सीजन में नहीं मिलने वाले। तो क्या किया जाए, चलो मान लो किसी के पास बहुत अच्छे पैसे भी हैं, सब कुछ है, ठीक है, अवेलेबल भी है, तो एक और बड़ी समस्या है कि अगर आधा किलो फल, ये वाले फल अगर वो डेली आधा किलो खाता भी है तो इतना शुगर कंटेंट उसको मिलेगा कि वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आधा किलो अगर फल खाए तो उसके अंदर बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाएगा। फ्री रेडिकल्स को रोकने चले थे, बॉडी में शुगर का कंटेंट बढ़ गया, तो भी एक समस्या है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग में एक आइडिया आया ये आया कि क्यों ना एंथोसायनिन का एक्सट्रैक्ट इनमें से निकाला जाए और उस एंथोसायनिन के एक्सट्रैक्ट को किसी ऐसी चीज़ में डाला जाए जो हर इंसान, इंडिया का हर गरीब से गरीब तबका भी खाता हो, और वो चीज़ है गेहूँ। कि क्यों ना गेहूं के अंदर ये एंथोसायनिन पिगमेंट निकाला जाए, ये एंथोसायनिन पिगमेंट गेहूं के अंदर बनना शुरू हो जाए। और गेहूं एक ऐसी चीज़ है जो हर गरीब व्यक्ति खा सकता है और पूरे की पूरे 12 महीने वो अवेलेबल होता है। तो ये फ्री रेडिकल्स की समस्या खत्म हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ये जो हमने अभी जो बीमारियों की बात की वो बीमारियाँ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो कैसे किया जाए, किसके दिमाग में ये आइडिया आया? नाभी, शॉर्ट में कहते हैं NABI, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? मोहाली में है। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है, मोहाली में स्थित है। इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसा कर सकते हैं कि एंथोसायनिन को गेहूं के अंदर लगाया जाए, मतलब एंथोसायनिन जो पिगमेंट है वो गेहूं के अंदर बन जाए। तो उन्होंने एक ब्लैक व्हीट डेवलप किया, ब्लैक बीट भी कह सकते हो, पर्पल बीट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो ब्लैक बीट या पर्पल बीट जो है, ये इसका कलर ब्लैक या पर्पल क्यों है ये आप लोग समझ चुके हो, एंथोसायनिन की वजह से। एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से ही इसका जो रंग है वो काला या पर्पल रंग का है। और एंथोसायनिन भी इसमें भरपूर मात्रा में प्रोड्यूस होता है, कितना 40 से लेकर 140 ppm। और ये नेचुरली अपने आप प्रोड्यूस होता है, उन्होंने तो बना दिया। कब प्रोड्यूस होता है? आपको इनिशियल स्टेज में कभी दिखेगा नहीं, ये आपको दिखेगा लास्ट, जब ग्रेन फिलिंग स्टेज आती है फील्ड में, नेचुरली अपने आप डेवलप होने लगता है ग्रेन फिलिंग स्टेज में एंथोसायनिन पिगमेंट। तो एक बात हमको यहाँ से पता चली कि एंथोसायनिन पिगमेंट ही ब्लैक कलर या पर्पल कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कैसे डेवलप किया? देखो भाई, जो आपका नाभि था NABI, ये जो इंस्टीट्यूट है, इसके जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया, 2 वैरायटी ली। एक वैरायटी मतलब एक्सोटिक है, वैरायटी का हो या उसको जर्म प्लाज्म कह सकते हैं। जर्म प्लाज्म आप समझ सकते हो, जिसको अपन स्टोर करके रखते हैं फर्दर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए। आप लोग मेरा एक देख सकते हैं वीडियो लेक्चर, मैंने जर्म प्लाज्म के ऊपर डाला हुआ है, वहाँ से समझ सकते हो जर्म प्लाज्म क्या होता है। तो जापान से एक एक्सोटिक का मतलब होता है बाहर, इंडिया के बाहर का। तो एक एक्सोटिक जर्म प्लाज्म जो कि जापान का लिया हुआ है, उसका नाम है EC866732। क्या नाम है उसका? EC866732। इसका क्रॉस कराया गया इंडिया की एक हाई यील्डिंग वैरायटी है PVW621। ये नाम शायद आपने सुना होगा, ये वैरायटी भी सुनी होगी, PVW621। इसके साथ जब क्रॉस कराया गया तो हमको वहाँ पर मिला ब्लैक व्हीट। इसकी उपज हालांकि 20% कम थी इस हाई यील्डिंग वैरायटी से, पर अब जो किसान इसको उगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, बीट जो इसकी जो उपज है वो नॉर्मली मिल रही है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में पता चला कि उपज जो है इसकी 20% कम है एज कम्पेयर टू हाई यील्डिंग वैरायटी जो PVW621 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ब्लैक बीट बनके तैयार हो गया। इसके अंदर एंथोसायनिन बहुत अच्छी मात्रा में है। एंथोसायनिन के अलावा इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में है और जिंक भी इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और यही एंथोसायनिन क्या करेगा, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ये, और इसी एंटीऑक्सीडेंट की वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे। फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे तो उम्र जो है वो धीमे धीमे कम होगी। मतलब हम 50 की जगह 25 की नहीं, उम्र जो हमारे चेहरे पर दिखाई देती है वो धीरे धीरे से लेट आएगी। मतलब हम देर से बूढ़े होंगे, ठीक है, जवान ज़्यादा दिखेंगे, कैंसर नहीं होंगे हमको, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ आजकल जो हार्ट अटैक्स वगैरह हो रहे हैं वो कम होंगे, डायबिटीज़ की बीमारी आपको इनसे नहीं होगी, क्योंकि गेहूं खाने से डायबिटीज़ की बीमारी नहीं होती है। इसके अलावा कुछ और स्पेशल पॉइंट्स की बात की जाए
कि भाई इसको किसने डेवलप किया है, तो NABI मोहाली ने इसको डेवलप किया है 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद। ध्यान रखना, ब्लैक बीट ऐसे ही डेवलप नहीं हो गया, 7 साल इसके ऊपर रिसर्च हुई है, तब जाकर ये बना है, तब जाकर ये डेवलप हुआ है। इसके अलावा एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, एक दो बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर ये जो ब्लैक बीट है, ये पर्पल बीट है, क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना, हमारे इंडिया के अंदर अभी सिर्फ एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, वो भी एडिबल नहीं है। वो कौन सी है? कॉटन, BT कॉटन। ये कमर्शियली लेवल पर अवेलेबल है, लेकिन ये नॉन एडिबल है, कॉटन को आप खा नहीं सकते। और जो एडिबल वाली है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, लेकिन उसके ऊपर अभी कोर्ट केस चल रहा है, रोक लगी हुई है, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए वो अवेलेबल नहीं है। अगर वो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल हो जाए तो GM मस्टर्ड जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट लोगों ने बनाई है। अगर वो रिलीज हो जाती है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए तो वो सबसे पहली एडिबल क्रॉप बन जाएगी जेनेटिकली मॉडिफाइड में। हाल फिलहाल के लिए बात करें तो इंडिया में सिर्फ एक ही कमर्शियल लेवल पर कल्टीवेट की जाने वाली या उगाई जाने वाली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो एक ही है, और वो है कॉटन की, आपकी BT कॉटन। ठीक है, तो आपकी जो ब्लैक बीट है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ध्यान रखना। ये एक नॉन GM क्रॉप है, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। इसके अंदर किसी भी जेनेटिक को हमने मॉडिफाइड नहीं किया है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमने नहीं किया है। ध्यान रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज इसमें नहीं किया गया, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया गया है। ये नॉन GM क्रॉप, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा इसका पेटेंट भी ले जा चुका है नावी, जिसने इसको बनाया है मोहाली में जो इंस्टीट्यूट है, उसने इसका पेटेंट भी ले रखा है। इसके अलावा ये NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, कहां पर है? न्यू दिल्ली में, वहां पर भी ये रजिस्टर्ड हो चुकी है। ठीक है, तो NBPGR न्यू दिल्ली में भी इसको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। इसके अलावा क्या ये जो गेहूं है, जो काला गेहूं है, क्या ये इंसानों को खिलाया जाना चाहिए? तो इसके ऊपर भी मोहर लगा दी गई है। किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा, FSSAI, जिसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने इसके ऊपर मोहर लगा दी है, इसको अप्रूवल दे दिया है कि हाँ, ह्यूमन कंजप्शन के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ब्लैक बीट के ऊपर। बाकी का इसका जो कल्टीवेशन वगैरह है वो सब एक नॉर्मल प्रैक्टिस की तरह होता है, जैसे कि नॉर्मल जो गेहूं हम उगाते हैं सेम वैसे ही इसको भी लगाया जाता है। अब इसको लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए, वो एक देखो, लगाने को तो किसान कोई भी लगा ले, लेकिन जब तक उसका मार्केट नहीं मिलेगा तो समस्या उसमें